टुडे वी विल टॉक ऑन इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ। इसमें हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। डब्ल्यूटीओ से इंडिया को क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसके साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ और इंडियाज़ कमिटमेंट टू डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे और आखिर में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज टू इंडिया और आर्गूमेंट अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ। तो जो आलोचक हैं उनका मानना है कि डब्ल्यूटीओ के जो समझौते हैं उनके प्रावधानों पर होने वाले जो प्रभाव हैं उससे विकसित देशों को लाभ होगा और भारत जैसे विकासशील देशों को हानि उठानी पड़ेगी। और देश में विदेशी कंपनियों के एंट्री से हमारी संस्कृति परंपराएं ख़त्म हो जाएंगी और इससे हमें काफ़ी नुकसान होगा। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है उन सब के बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसएडवांटेज टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डब्ल्यूटीओ में शामिल करने से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे किसानों को जो कृषि संबंधी तकनीक एवं उन्नत बीजों के लिए एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका मुँह ताकना पड़ेगा, उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो किसान फसल से उन्नत बीज का संचय नहीं कर सकेंगे और उन्हें हर बार जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और जो दूसरे जो कृषि यंत्र हैं आदि ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खेती से संबंधित उन्नत तकनीक का लाभ केवल जो बड़े किसान हैं वही उठा पाएंगे। इन सब का सम्मिलित प्रभाव यह होगा कि छोटे किसान जो संख्या में अधिक हैं अपनी भूमि बेचने को विवश हो जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। पेड़ पौधे और जानवरों के जीवन रक्षक उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत आ जाने से उन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका आधिपत्य हो जाएगा, जिससे भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी हानि होगी। तो इस प्रस्ताव से कृषि पदार्थों के समर्थन मूल्यों की घोषणा और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वह भी प्रभावित होगी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे हमारा जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो दोनों ही प्रभावित होंगे। इसमें फिर हम कह सकते हैं कि रिडक्शन इन सब्सिडीज़, यह भी मानना है कि डब्ल्यूटीओ के समझौते के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को जो आर्थिक सहायता दी जाती है इसको भी कम किया जाएगा, इससे किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, यह भी संभावना जताई जा रही है कि डब्ल्यूटीओ के समझौते के बाद देश में बड़ी मात्रा में विकसित देशों से जो सरप्लस फूड ग्रेन है उसका आयात किया जाएगा। इससे हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ ब्रांड सीड्स, तो डब्ल्यूटीओ के अनुसार जो वैज्ञानिक और जो कृषक हैं वो ब्रांड बीजों का प्रयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में विदेशी महंगे बीजों को किसान ही खरीद सकेंगे। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग छोटे व सीमांत कृषकों के लिए कठिन होगा और इससे आर्थिक विषमता की जो खाई है उसके बढ़ने की अधिक संभावना है। फिर है पेटेंट राइट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। यदि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहल करके भारत की छोटी छोटी प्राकृतिक उपजों पर पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लेती हैं तो जो इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसके लिए यह बहुत ही घातक होगा। जैसे हम नीम से साबुन, टूथपेस्ट, दवाइयाँ आदि बनाते हैं, तो ऐसे में जो विदेशों में इन चीज़ों की जो बहुत मांग है तो इससे क्या होगा कि विदेशी पेटेंट भारत के लिए महंगा साबित हो सकता है। इसी प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग प्रोटेक्शन, तो डब्ल्यूटीओ के अनुसार पौधों की किस्म का संरक्षण सुई जेनेरिस कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। भारत के किसानों को नए तथा उत्तम किस्म के बीजों को और पौधों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा तथा उनकी
जो निर्भरता है वो MNCs पर, मल्टीनेशनल कंपनीज पर बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से आर्गुमेंट अगेंस्ट ट्रिम्स, तो WTO के अनुसार भारत विदेशी निवेश का कोई नियंत्रण नहीं लगा सकेगा विदेशी निवेश पर। तो इसके कारण क्या होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भारत में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी और इसका हमारे घरेलू उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे जो स्वदेशी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हानि होगी, क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रतियोगिताओं को फेस करने में असमर्थ होंगे। तो इसके कारण एक और तो देश का उत्पादन कम होगा और बेरोजगारी फैलेगी, वहीं दूसरी ओर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका अर्थव्यवस्था पर होल्ड हो जाएगा और मुनाफे में भी निरंतर वृद्धि होती रहेगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को हानि उठानी पड़ेगी। इसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी बात कर सकते हैं हम। भारत में इस समय दवाओं, खाद्यान्न उत्पादों और रसायन के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट को मान्यता नहीं देता। अधिकांश विकसित देश उत्पाद पेटेंट को मान्यता प्रदान करते हैं। तो समझौते की व्यवस्थाओं को लागू होने पर WTO के सभी सदस्य देशों को जो प्रोडक्ट पेटेंट की मान्यता प्रदान करनी होगी और भारत में पेटेंट व्यवस्था करने के लिए 10 वर्ष का समय दिया गया है। तो इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद देश के वर्तमान दवाओं के दाम बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ जाएंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी पेटेंट के बारे में WTO के सम्मुख नकल करने का दावा भी पेश कर सकती हैं और नकल न करने को साबित करने में भारतीय जो रिसर्चर्स हैं उनको अनावश्यक उलझन में पड़ना होगा। तो उनका समय और धन इसमें दोनों ही नष्ट होंगे। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी दवाइयों को अधिक कीमत पर बेचने के लिए भी कोशिश करेंगी और ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेंगी। इसी प्रकार से फॉरेन ओनरशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों को WTO में शामिल किया गया है और उन्हें विदेशी कंपनियों द्वारा खरीदा जा सकता है। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा। फिर है आर्गुमेंट अगेंस्ट ट्रिप्स। ट्रिप्स यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके भी विपक्ष में तर्क यह दिया जाता है कि इसका देश के जो रिसर्च है और जो अनुसंधान कार्य हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और ट्रिप्स के अंतर्गत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो स्टैंडर्ड हैं सभी देशों के लिए एक समान रखना उचित नहीं है, क्योंकि यह मानक प्रत्येक देश के आर्थिक एवं तकनीकी विकास के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो विकसित देशों में तकनीक का जो स्तर है वह विकासशील देशों में कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए भारत को इससे हानि होना लाजमी है और इस हानि से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय अपनाने होंगे। जो शोध और अनुसंधान के कार्य के प्रभावित होने से हमारी कृषि भी पिछड़ सकती है और चिकित्सा सेवाएं आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे करके बाहर जा सकती हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दवाइयों के मूल्यों में 10 से 15 गुना वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार से डिसएडवांटेज टू सर्विस सेक्टर, WTO के अंतर्गत यह आशंका व्यक्त की गई है कि इससे हमारे जो सर्विस सेक्टर के व्यापार को हानि होगी। हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, होटल्स आदि व्यवस्थाएं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी सर्विसेज से compete नहीं कर पाएंगी और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इन सेवाओं के क्षेत्र में जो कार्यरत हमारे घरेलू संस्थाएं हैं वो बंद हो जाएंगी और हमारी आर्थिक स्वतंत्रता छीनने के कगार पर हो जाएगी। इसी प्रकार डिसएडवांटेज ऑफ पेटेंट, WTO में पेटेंट की अवधि 20 वर्ष करने की व्यवस्था के विरुद्ध सबसे ज़्यादा आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इस लंबी अवधि का भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर वैज्ञानिक और औषधि अनुसंधान पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण अधिकतर वस्तुओं के मूल्यों में 6 से 20 गुना तक
वृद्धि होने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, या हम ये कहें कि आर्गुमेंट अगेंस्ट WTO हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, एडवांटेज ऑफ WTO फॉर इंडिया या आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ WTO। तो WTO के विरुद्ध तो हमने कई सारी बातें कही हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है, क्योंकि इससे हमें कुछ फ़ायदा भी होने वाला है। यदि हम मूल्यांकन करें तो तर्क इस रूप में भी सामने निकल कर आते हैं कि इससे हमें लाभ भी प्राप्त होंगे। तो इन लाभों को हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, जनरल एडवांटेज और पर्टिकुलर एडवांटेज। तो जो जनरल एडवांटेज है हमें, उसमें हम देख सकते हैं इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। WTO का सदस्य होने से भारत के जो WTO के 164 सदस्य हैं उनके साथ व्यापारिक संबंध हो गए हैं, और जो WTO समझौते हैं उनके अंतर्गत जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें टैरिफ और नॉन टैरिफ जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको कम किया गया है। इससे भारत के लिए एक नए बाज़ार खुले हैं, और अब भारत का जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन दोनों में ही जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ा है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, विकसित देशों द्वारा कृषि पर दी जा रही सरकारी सहायता में यदि कमी की जाती है तो इससे फ़ायदा यह होगा कि जो भारतीय फूड ग्रेन हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मांग बढ़ेगी और भारत को इससे एक अवसर मिलेगा अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेचकर, और इससे हम फॉरेन करेंसी अर्न कर सकते हैं। तो इससे हमारे भारतीय कृषि निर्यात है वो प्रोत्साहित होगा। इसके साथ साथ इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हमारा जो ट्रिम्स है, ट्रिम्स के अंतर्गत WTO के सभी देश विदेशी निवेश के अंतर्प्रभाव पर सभी तरह की रुकावटों को हटा देंगे। इससे भारत में भी जो विदेशी निवेश है उसका अंतर्प्रभाव बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। तो भारत में बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे LG है, सैमसंग है, सोनी है आदि निवेश कर रही हैं, और उनके निवेश से हमारे देश में भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तेज़ी आ रही है। इनफ्लो ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के बढ़ने से बेहतर तकनीक का अंतर्प्रभाव होता है और देश में जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी होती है। इसके साथ साथ जन सामान्य के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है, और जो औद्योगिक डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो भी होती है। बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, तो WTO के अंतर्गत जब कोई वाणिज्यिक समझौता किया जाता है तब वह समझौता एक सदस्य देश का उन सभी देशों के साथ होता है जिन्होंने इस व्यापारिक समझौते पर साइन किए हैं। तो WTO में किए गए जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो एक साथ सभी 164 जो मेंबर कंट्रीज हैं उन पर लागू होते हैं। तो ये जो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यदि WTO की मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम न होती तो भारत को विभिन्न देशों के साथ अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ते, और तब भारत को इतने अधिक देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं हो सकते थे। इसी प्रकार पेटेंट है, उसकी भी हम बात कर सकते हैं यहाँ, प्रमोशन ऑफ रिसर्च बिकॉज ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट जो सिस्टम है उसमें जो हमारे अनुसंधानकर्ताओं हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और शोध कार्य जो रिसर्च वर्क है उसके करने से जो रिसर्चर्स हैं को कोई नया उत्पाद ढूंढते हैं तो वो अपना पेटेंट के जरिए, कॉपीराइट के जरिए, दूसरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेथड हैं उनमें अपना वो पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट पर एक रिसर्चर रॉयल्टी के रूप में कुछ आय भी अर्जित कर सकता है, इनकम भी मिल सकती है, और इस तरीके से पेटेंट प्रणाली
शोध कार्यों को बढ़ावा देने में सहायक है। तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्वालिटी सीड्स एंड न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो भारतीय किसान एक बार रॉयल्टी का भुगतान करके अच्छी किस्म के बीजों तथा बीजों की नई किस्मों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे कृषि उत्पाद व कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों को लाभ होगा। इसके लिए उन्हें अलग से रॉयल्टी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसान अपनी फसल में से अगली फसलों के लिए बीज निकालने के लिए स्वतंत्र है। और इसी प्रकार से हम एक और जो बात कर सकते हैं वो है रिस्ट्रिक्टेड डंपिंग। यदि कोई देश अपने अतिरिक्त उत्पादन को अन्य देशों में बहुत ही कम कीमत पर बेचता है ताकि उस देश की घरेलू उद्योगों को नष्ट किया जा सके, तो ऐसे में विश्व व्यापार संगठन में उसकी शिकायत की जा सकती है। WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी ऐसे देश के विरुद्ध कार्रवाई करती है और इस तरह के जो डंपिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने में WTO मदद करता है। तो ये सब हमने जनरल एडवांटेज के बारे में बात की। अब हम पर्टिकुलर एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन की। भारत शुरू से ही मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन के पक्ष में रहा है, क्योंकि इसके कारण सभी सदस्य देशों को और मोस्ट फेवरेट नेशन MFN के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। WTO का सदस्य बने रहने से भारत को 164 देशों के साथ जो मल्टीलैटरल जो समझौते हैं वो संभव हो जाते हैं और इन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी जो टैरिफ्स हैं उनमें कमी हुई है और जो न्यू मार्केट्स हैं उनके खुलने से भी जो व्यापार में है वो वृद्धि हुई है। नो रिडक्शन इन सब्सिडीज। तो WTO के विपक्ष में यह तर्क गलत सा लगता है कि कृषि को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कमी करनी होगी, क्योंकि आर्थिक सहायता में कमी तब की जा सकती है जब उत्पादन कीमत का 10% से अधिक हो। भारत में है यह 10% से कम है, तो इस प्रकार से हमें जो सब्सिडी है उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सब्सिडी जारी रख सकते हैं देना। इसी प्रकार WTO के कारण भारत में गरीबों को जो फूड सिक्योरिटी देने के लिए चलाई जा रही जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसको भी सहायता मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार नो नीड ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। तो WTO समझौते के कारण भारत में खाद्यान्न में वृद्धि करना ज़रूरी नहीं है। इसका कारण यह है कि खाद्यान्न का आयात उन देशों के लिए आवश्यक नहीं होता जो भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जिन्होंने वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो भारत भुगतान से इसकी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए भारत के लिए खाद्यान्न का आयात आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम यह भी बात कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन की समस्या के कारण भारत आयात पर रोक लगाने या उसे नियंत्रित करने के लिए जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको लागू कर सकता है। यह भी सच है कि भारत में सदा भुगतान संतुलन की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि कृषि संबंधी जो समझौता है वो 6 वर्ष के लिए है। परंतु यदि भारत को खाद्यान्न का आयात भी करना पड़ा तो आयात शुल्क खाद्यान्न पर 100%, जो प्रोसेस्ड फूड है उस पर 150% और जो एडिबल ऑयल्स हैं उन पर 300% है। तो इतने अधिक आयात शुल्क की अदायगी के बाद जो देशी मंडियों में हैं, हमारी जो घरेलू मंडियां हैं, उनमें अनाज के भाव बहुत अधिक हो जाएंगे। इसलिए देश में खाद्यान्न के आयात की कम ही संभावना है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। तो विकसित देशों का कृषि पर दी जा रही जो सरकारी सहायता है उसमें कमी से विदेशों में मंडियों
में कुछ विशेष किस्म की भारतीय खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी। इससे भारत की कृषि पदार्थों का निर्यात बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। डब्ल्यूटीओ ने जो सीमा शुल्क और आयात संबंधी प्रतिबंधों में कमी करने की जो सिफारिश की है, इसके कारण भारत का निर्यात को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा फ्रीडम टू यूज सीड्स, तो यह भी स्पष्ट है कि किसान अपनी उपज में से बचाए गए बीजों को अगली फसल के लिए पूरी तरह प्रयोग करना चाहें तो स्वतंत्र हैं वो, और वे अन्य किसानों के साथ उन बीजों की अदला बदली भी कर सकते हैं। इसी प्रकार पेटेंट एंड सोई जेनेरिस सिस्टम, तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में बीजों को पेटेंट नहीं किए जाने की व्यवस्था है और न ही भविष्य में इस व्यवस्था को बदलने का कोई इरादा है। इसलिए सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो प्लांट वैरायटीज़ हैं उनके संरक्षण के मामले में वह कोई व्यवस्था अपनाएगी जिससे प्लांट ब्रीडर्स के अधिकार के लिए प्रमाण पत्र दिए जाएं। इसी प्रकार जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ट्रिप्स के मामले में भी हम ये बात कर सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ के बनने से पहले जो डंकल प्रस्ताव था उसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स और जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इसी प्रकार से जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, पेटेंट्स को, और इन सब को आईपीआर के दायरे में रखा गया है। तो इस प्रस्ताव से भारत को कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि केवल पेटेंट्स को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में भारत की न्यायिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेवल का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेटेंट्स, विशेषकर दवाओं से संबंधित पेटेंट्स के संदर्भ में भारतीय कानून और डंकल जो प्रस्ताव है उसमें पेटेंट्स प्रावधानों में थोड़ा अंतर है। इसलिए यह संभव है कि दवाइयों की कीमत में कुछ वृद्धि हो, लेकिन यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में कुल उपलब्ध दवाइयों का केवल 10 से 15% दवाइयाँ ही पेटेंट सूची के अंतर्गत हैं। अत्यधिक आशंकित होने की इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से ट्रिम्स, व्यापार से संबंधित जो पूंजी निर्माण के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ प्रस्ताव के जो प्रावधान हैं उनमें भारत को लाभ होने की संभावना है, क्योंकि जो ट्रिम्स हैं उससे भी हमें इस तरह के बेनिफिट्स होने की संभावना है कि जो विदेशी निवेश है वो हमारे देश में आएगा। इससे भुगतान संतुलन की दृष्टि से निर्यात की बाध्यता के लिए कौन सी शर्त पूरी की जाए इसका निर्धारण भी स्वयं सरकार को ही करना है। इसलिए डब्ल्यूटीओ के प्रस्तावों का देश की आर्थिक प्रभुसत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्विसेज को भी हम इसमें देख सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ प्रस्ताव के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के जो व्यापार में शामिल करने से भारत जैसे विकासशील देशों को भी फायदा हो सकता है। इस प्रस्ताव के अनुसार विकसित देश, अल्पविकसित जो देश हैं उनमें अनेक व्यापारिक एवं सेवा जो क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, होटल, ट्रांसपोर्ट आदि वो खुलेंगे। इसके कारण क्या होगा कि जो विकसित देश हैं वो वहाँ पर एक तरीके से कंपटीशन को बढ़ावा देंगे और इससे जो कंपटीशन को बढ़ावा देकर उस देश में भी जो स्तर है इन सेवाओं का वो सुधरेगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, और वहीं पर रोज़गार के अवसर बढ़ने से ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है वो भी ख़त्म होने की संभावना है। इसी प्रकार क्लोथ एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव से भारत के कपड़ा उद्योग को सबसे अधिक फ़ायदा होगा ऐसा माना जा रहा था, लेकिन मल्टी फाइबर जो सिस्टम है, एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत हमारा कपड़ा और सिलसिलाए जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उन पर जो कोटा प्रतिबंध है वो हटा लिया गया है। तो हम ये मान रहे हैं कि उसका हमें फ़ायदा होगा, लेकिन इससे हमें इतना फ़ायदा हो जाए कि बहुत पहले से अधिक बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, इसकी संभावनाएं अभी कम ही नज़र आती हैं, क्योंकि जो
और हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, वो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनसे हमें एक टफ़ कंपटीशन करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एनकरेज होगी, प्रोत्साहित होगी और इस क्षेत्र में रोज़गार की ओर अवसर बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ WTO। तो WTO की लिमिटेशंस की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं WTO डील्स ओनली विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो जो WTO है वो केवल सरकारी नीतियों से ही डील करता है। जो निजी उद्यमी हैं उनके द्वारा किए जाने वाली जो कंपटीशन है, प्रतियोगी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो WTO का विषय नहीं है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो WTO है उसका जो गैर नियम उल्लंघन शिकायतों द्वारा विरोध भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वहीं तक वह सीमित है। इसलिए कई परिस्थितियों में यह संभव है कि प्रतियोगिता विरोधी व्यवहार का किसी न किसी रूप में सरकार से समर्थन प्राप्त कर पाए। फिर है कंपटीशन पॉलिसी बाय इटसेल्फ इज़ नॉट एड्रेस्ड बाय द WTO। वर्तमान में WTO की पहुंच सरकारों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है, जो घरेलू बाज़ारों में प्रतियोगिता की दशाओं को प्रभावित करता है। तो निर्यात बाज़ारों में जो फर्म्स हैं उनके व्यवहार या सरकार की भूमिका के जो रेगुलेशन का अभाव, जो निर्यात के अधिकार क्षेत्र में फर्मों के व्यवहार से संबंधित है, को भी संबोधित या एड्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भी WTO की सीमा के अंदर नहीं आता है। इसी प्रकार एग्रीमेंट पर्टेन्स टू प्रोडक्ट्स नॉट टू प्रोड्यूसर। तो यह इस तथ्य को भी प्रतिबंधित करता है कि यह समझौता तैयार वस्तु जो है व्यापार पर लागू होता है। श्रम व्यय, पूंजी जैसे उत्पादन के साधनों पर या जो न छुए जाने वाली वस्तुएं जो सर्विसेज हैं उन पर यह लागू नहीं हो पाता है। इसी प्रकार नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशन, यह समझौता गैर भेदात्मक नियमों के बारे में कुछ बात नहीं करता है, जो बाजार पहुंच को सीमित करते हैं, मार्केट एक्सेस को। और यदि उदाहरण के लिए हम कहें तो फर्मों की संख्या, जो फर्म्स हैं, नंबर ऑफ फर्म्स पर बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने पर जो सीमाएं हैं, विशेषकर एकाधिकार प्राप्त फर्मों पर, तो कितनी होंगी इसके बारे में यह नहीं बात करता है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्मों की संख्या क्या होगी इस बारे में यह बात नहीं करता। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ कमिटमेंट टू WTO कि भारत ने जो अपनी वचनबद्धताओं की पूर्ति की है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो है क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस की। भारत ने 1997 में भुगतान संतुलन के आधार पर 2714 जो कमोडिटीज़ हैं उनके क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उन पर। तो WTO के साथ होने वाले समझौते के अनुसार इन क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस में कमी करनी थी और इस पर हमने 1429 वस्तुओं पर ये प्रतिबंध लगाए गए और इनको हमने 2001 में जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें 715 कमोडिटीज़ पर और फिर बाकी जो बची 714 कमोडिटीज उसका 2002 में हमने सभी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। इसी प्रकार से ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स के मामले में भी हमने किया है कि हमने जो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, पेटेंट्स है, उन सब के लिए हमने मानदंडों को कार्य रूप देने के लिए कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों को लागू किया है। इसी प्रकार से पेटेंट्स को लेकर भी है। भारत सरकार ने पेटेंट्स के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट में एक कानून पेश किया और पेटेंट्स के क्षेत्र में मूल दायित्व यह है कि तकनीक के प्रत्येक क्षेत्र में आविष्कारों
को, चाहे वह उत्पाद हो या प्रक्रिया हो, का पेटेंट किया जाना चाहिए। और इस नियम जो ये कानून पेश किया गया है इसके तहत ऐसा हो सकेगा, बशर्ते कि वह नवीन होने के 3 शर्तें पूरी करता हो और जिनमें उसके आविष्कारक पहलू और व्यापारिक उपयोग की समर्थता उसमें शामिल होती हो। इसी प्रकार से कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की भी बात करते हैं। भारत ने 1999 में कॉपीराइट एक्ट 1957 का संशोधन किया है। इसमें ट्रेड और मर्केंडाइज मार्क कानून 1998 का 1999 में संशोधन किया है और औद्योगिक डिजाइनों को संरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया गया है। ट्रेडमार्क अधिनियम 2010 को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लागू किया गया है। इसी प्रकार जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इस समझौते के अनुसार विभिन्न पक्ष इच्छुक पक्षों को किसी वस्तु के नाम और प्रस्तुतिकरण का उपयोग करने के लिए किसी भी प्रयास को रोकने के लिए कानून बनाएंगे और यदि वह उस वस्तु के उत्पादन के मूल स्थान से किसी अलग भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है तो भारत सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए 1999 में एक कानून पास किया है। इसी प्रकार ट्रिम से रिलेटेड है। ट्रिम समझौते के अंतर्गत भारत जैसे विकासशील देश ने 5 साल की अवधि अर्थात 31 दिसंबर 1999 तक की अवधि जो दी गई थी, उसके दौरान WTO को पहले ही सूचना देकर इसमें जो इनकन्सिस्टेंटी है इसके उपायों को उसके बारे में बता दिया था और भारत ने 2 जो ट्रिम्स की सूचना WTO को दी। इनमें से एक का संबंध कुछ फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स से में जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है उससे, और दूसरा 22 प्रकार के जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें निवेश करने में डिविडेंड बैलेंसिंग आवश्यकताओं से संबंधित है उसके बारे में बताया। इसी प्रकार से टैरिफ से भारत की यह भी कमिटमेंट है कि वह जो जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हटा देगा और भारत ने नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाकर सभी को टैरिफाई कर दिया है। इस प्रकार से भारत ने अपनी काफ़ी सारी जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि WTO के जो प्रोविजंस हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, उनका हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव भी है और प्रतिकूल प्रभाव भी है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सही समय और सही अवसर देखकर हमें इस उदारीकरण के समय में इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए ताकि हम अपने विदेशी व्यापार को बढ़ा सकें, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट कर सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को WTO के नियमों के तहत मजबूत कर सकें।